बहुत दूर किसी देश में उल्टापुर नाम का एक गांव था, जहां लड़के घर का काम संभाला करते थे और शादी के बाद ससुराल जाया करते थे। वहीं लड़कियां बाहर काम करने जाया करती थी। इस गांव में रेणुका नाम की एक गरीब किसान औरत रहती थी, जिसकी 3 लड़कियां और एक लड़का था। लड़कियों के नाम थे केशवी, अंजलि और निहारिका। केशवी और अंजलि साफ रंग की खूबसूरत लड़कियां थीं, जबकि निहारिका के चेहरे पर एक जला हुआ निशान था। बचपन में निहारिका के ऊपर गर्म दूध गिर गया था, उसी से उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान पड़ गया था। केशवी और अंजलि हमेशा निहारिका को इस बात का एहसास कराती रहती कि निहारिका उन दोनों की तरह खूबसूरत नहीं है। अंजलि देखो, माँ 3 नए सूट सलवार के कपड़े खरीद कर लाई है। ये सूट के कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। मैं 2 रखूंगी, तुम 1 ले लो। एक सूट का कपड़ा मुझे भी चाहिए, माँ मेरे लिए भी जरूर लाई होगी। सूट का कपड़ा कितना भी सुंदर हो, जब तू उसे पहनेगी तो तेरे बदसूरत चेहरे के कारण सूट बदसूरत ही लगेगा। एक दिन रेणुका ने अपनी 3 लड़कियों को बुलाकर कहा, केशवी, अंजलि और निहारिका, अब तुम तीनों को पैसे कमाने के लिए बाहर काम करने जाना होगा, क्योंकि अकेले खेती बाड़ी से इस घर का खर्चा नहीं चल रहा है। तुम्हारे भाई की शादी भी करनी है। ससुराल ही लड़कों का असली घर होता है। रेणुका ने अपनी 3 बेटियों को कुछ पैसे दिए और उन्हें काम ढूंढने के लिए भेज दिया। 3 लड़कियां काम ढूंढते ढूंढते पशुपालन करने वाली एक बड़ी व्यापारिन के यहाँ पहुँची। व्यापारिन कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े जैसे पालतू जानवरों को बेचने का काम करती थी। तो तुम तीनों को काम चाहिए। ऐसा करो, केशवी, तुम कुत्तों की दुकान पर चली जाओ। कुत्तों की साफ सफाई का ध्यान रखना और उनके खाने पीने का भी। अंजलि, तुम्हें बिल्लियों की दुकान पर जाना है और बिल्लियों का ख्याल रखना है। निहारिका, तुम अस्तबल में चली जाओ और घोड़ों की देखभाल करना। तीनों बहनें अपना अपना काम संभालने लगीं। केशवी और अंजलि को जब भी मौका मिलता वो निहारिका की मुसीबतें बढ़ा देती। निहारिका जब सो रही होती तो केशवी और अंजलि अस्तबल में जाकर घोड़ों के ऊपर कीचड़ फेंक आती। तब निहारिका को बेवजह ज्यादा मेहनत करके घोड़ों को साफ करना पड़ता। 2 वर्ष बीत गए। व्यापारी ने 3 लड़कियों को बुलाकर कहा, तुम तीनों ने अच्छा काम किया है। अब तुम चाहो तो पैसे लेकर अपने घर जा सकती हो। 3 बहनें अपनी कमाई लेकर घर की तरफ लौटने लगीं। वे रास्ते में भी एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकीं। मुझे प्यास लग रही है, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। निहारिका जब पानी पीने चली गई तो केशवी ने अंजलि से कहा, कैसा हो अंजलि, अगर निहारिका के पैसे हमें मिल जाएं, तब तो बहुत अच्छा होगा। अगर निहारिका की कमाई हमें मिल जाए और हम उसे आधा आधा बांट लें, तो हमारी कमाई 1.5 गुनी हो जाएगी। अंजलि और केशवी ने एक गड्ढा खोदा और उसके ऊपर घास डाल दी। उन दोनों ने अपने पैसों की पोटली पेड़ के नीचे रख दी और गड्ढे के उस पार जाकर निहारिका को आवाज दी, निहारिका, देखो मैंने कितनी सुंदर तितली पकड़ी है, क्या तुम इसे अपने हाथ में लेना चाहोगी? निहारिका को तितलियां पसंद थीं। उसने भी अपने पैसे की पोटली पेड़ के नीचे रखी जहां बाकी पोटलियां रखी हुई थीं, और तितली लेने के लिए केशवी की तरफ बढ़ी। जैसे ही घास पर उसका पैर पड़ा, वो गड्ढे में जा गिरी और निहारिका की पोटली लेकर वहाँ से भाग निकली। कुछ देर बाद एक लकड़हारिन वहाँ से गुजरी। उस गड्ढे में से उसे आवाज सुनाई दी, सुनो, क्या कोई बाहर है? मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लकड़हारे ने रस्सी से किसी तरह निहारिका को बाहर निकाला। गड्ढे में गिरने पर निहारिका के पैर की हड्डी टूट गई थी।
निहारिका को ठीक होने में कुछ महीने लग गए। महीनों बाद जब वो घर लौटी तो उसे पता लगा कि उसकी माँ मर चुकी है और भाई की शादी हो चुकी है। अंजलि और केशवी ने भी शादी कर ली थी। निहारिका, तुम्हारे लिए अब घर में कोई जगह नहीं है। मैं और केशवी तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे, तो यहाँ से निकल लो और अब कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। निहारिका के पास पैसे नहीं थे। वो बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी। जब निहारिका से और नहीं चला गया तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ ने पेड़ के चारों तरफ एक गोल नाली खोदी और उसमें पानी भर दिया। तब पेड़ हरा भरा हो गया और उस पर बड़े बड़े पपीते आ गए। तभी उस पेड़ से एक पपीता नीचे गिरा और वो एक घर में बदल गया। अरे वाह, इतना सुंदर पपीते का घर। हाँ मेरे पपीते, तुम जहाँ भी गिराओगी वहाँ एक ऐसा घर बन जाएगा। इस घर के अंदर सारी सुविधाएं हैं। टंकी में मेरा जूस निकलता है, तुम उसे पीकर अपनी भूख और प्यास मिटा सकती हो। साथ ही अगर तुमने मेरे जूस को उबाला तो मेरा जूस सोने का बन जाएगा। उधर केशवी और अंजलि के सारे पैसे खर्च हो चुके थे। वो दोनों दोबारा काम की तलाश में बाहर निकले। जब वो जंगल की तरफ से गुजर रही थी तो उन्होंने पपीते का घर देखा। उन्होंने देखा कि घर के बाहर निहारिका सोने की कुर्सी पर बैठी है और बुक पढ़ रही है। निहारिका, क्या ये तुम्हारा घर है? क्या तुम इतनी अमीर हो गई हो कि सोने की कुर्सी पर बैठती हो? हाँ, ये मेरा घर है और इसमें हर चीज सोने की है, लेकिन मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारा व्यवहार अच्छी तरह याद है। इतना कहकर निहारिका घर के अंदर चली गई। अंजलि और केशवी निहारिका से घर छीनने का प्लान बनाने लगे। क्या कहती हो केशवी, एक बार फिर निहारिका को मजा चखा दिया जाए? हाँ, पपीते का घर अगर हमें मिल जाए तो हमारी मौज ही मौज होगी। इस बार केशवी को उठाकर किसी गहरे कुएं में फेंक आएंगे। रात में अंजलि और केशवी घर के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक वे दोनों एक गड्ढे में जा गिरे। तभी निहारिका घर से बाहर आई। तुम दोनों ने जिस चाल से मुझे गड्ढे में गिराया था, उसी चाल से मैंने भी तुम्हें गड्ढे में गिराया है और ये गड्ढा कुछ ज्यादा ही गहरा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से खाना फेंकती रहूंगी, लेकिन बाहर कभी नहीं निकालूंगी। ऐसा कहकर निहारिका सोने चली गई और अंजलि और केशवी गड्ढे में रोती रह गईं। बहुत अरसे पहले की बात है। एक राज्य में जम्बो और बली नाम के दो राजकुमार भाई रहते थे। दोनों ही पहलवानों की तरह हट्टे कट्टे थे। पूरे राज्य में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि कोई उन दोनों भाइयों से मुकाबला कर सके। अपनी ताकत पर उन दोनों भाइयों को बहुत गर्व और घमंड था। मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, किसी की हड्डी पसली एक करने का मौका नहीं मिला। नगर में जाइए और किसी चोर उचक्के को पकड़ लाइए। मंत्री बाजार में गया और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक फलों की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दुकानदार ग्राहकों को फल देने में व्यस्त है और पीछे से एक चोर सेब चुरा रहा है। मंत्री ने तुरंत जाकर उस चोर को पकड़ लिया और दोनों भाइयों के सामने पेश किया। मंत्री जी, ये किसे पकड़ लाए?
इसे पीटने में तो कुछ मजा ही नहीं आएगा। माफ कर दीजिए मालिक, बीवी और बच्चे भूखे हैं, उन्हीं के लिए चोरी कर रहा था। आगे से चोरी कभी नहीं करूंगा। माफी? हमारे राज्य में अपराध के लिए माफी नहीं, सिर्फ दंड मिलता है। दोनों भाइयों ने मिलकर चोर की खूब धुनाई की। इसी तरह दोनों भाइयों का जब भी लड़ने का मूड होता तो वे राज्य के किसी भी पहलवान को उसके घर से उठवा लेते। अरे अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे लड़ाई नहीं करनी है। तुम्हें लड़ाई करनी हो या ना करनी हो, दोनों राजकुमारों का आदेश है कि वो तुमसे लड़ना चाहते हैं। दोनों भाइयों की ताकत का राज उनके बगीचे में लगा एक पपीते का पेड़ था, जिस पर काले पपीते आते थे। भाई, क्या हमारे बगीचे में लगे काले पपीते को खाकर कोई भी हमारी तरह ताकतवर बन सकता है? हाँ, बन तो सकता है, पर हम इतने बेवकूफ नहीं कि किसी को इस पेड़ का पपीता खाने दें। हाँ। एक दिन बली और जंबो कसरत करने के बाद बगीचे में आए। उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से अपने और मेरे लिए एक एक पपीता तोड़ लो। जब दोनों भाई पपीता खा रहे थे, तभी वहाँ एक पतला दुबला फकीर आ गया। राजकुमार, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप एक पपीता मुझे खाने को दे देंगे? निकल जाओ यहाँ से। ये हमारे खाने का समय है और खाते समय हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। कुछ खाने को नहीं है तो राजकुमार, एक गिलास पानी ही मिल जाता। लगता है तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा, पिटाई खाकर ही मानोगे। दोनों भाइयों ने फकीर को लात मारकर भगा दिया। हे घमंडी राजकुमारों, जिस पपीते को खाकर तुम इतने ताकतवर बने हो, वही तुम्हें शक्तिहीन करेगा। अगले दिन जब राजकुमारों ने पपीता खाया तो अचानक भारहीन हो गए। भाई, क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, बहुत अजीब लग रहा है, जैसे मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ। बली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों भाइयों ने जब चलना चाहा तो वो हवा में उड़ने लगे। अरे अरे, क्या हो रहा है? लगता है हम दोनों भारहीन हो गए हैं, हमारा वजन शून्य हो गया है। ये जरूर उस फकीर के श्राप से हुआ है जो कल हमारे पास आया था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भाई, अब हमें क्या करना होगा? हमें उस फकीर को ढूंढना होगा, वही हमें पहले जैसा बना सकता है। दोनों भाई घोड़ों पर लदकर घोड़ों के सहारे फकीर को ढूंढते हुए मंदिर पहुँचे। मंदिर में बहुत सारे फकीर मौजूद थे, लेकिन वो फकीर कहीं नहीं था जिसने दोनों भाइयों को श्राप दिया था। सुनो, क्या तुमने उस फकीर को देखा है जिसके माथे पर लंबा सा निशान है? लगता है आप नागसेन को ढूंढ रहे हैं। नागसेन कल ही राज्य छोड़कर जा चुका है, वो आपको पड़ोसी राज्य में मिलेगा। बली और जंबो नागसेन को ढूंढने निकल पड़े। वो पहली बार अपने राज्य के बाहर जा रहे थे। रास्ते में जब भी कोई हवा का तेज झोंका आता तो उन्हें उड़ाकर ले जाता। इसीलिए दोनों भाइयों ने खुद को अपने अपने घोड़ों से बांध लिया। भाई, बहुत भूख लग रही है, इतनी देर तो मैं कभी भूखा नहीं रहा। लगता है जैसे भूख से मर जाऊंगा। दोनों भाइयों को एक आम का बाग दिखाई दिया। बाग के चारों तरफ कटीले तार लगे थे और लिखा था, बाग से आम तोड़ना मना है। लेकिन दोनों भाई अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए और बाग में घुसकर आम खाने लगे। तभी बाग का रखवाला वहाँ आ गया। तुम दोनों की आम तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें आम तोड़ने का दंड मिलेगा। हमसे मुकाबला करोगे? तुम तो हमारा एक मुक्का भी सहन नहीं कर पाओगे। बली ने रखवाले को घूंसा मारा, पर रखवाले को कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा हाथ तो कबूतर की पंखुड़ी की तरह है, इसमें तो जान ही नहीं है। तब दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वे भारहीन हो चुके हैं, इसीलिए उनका शरीर
दूसरों को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। हमें माफ कर दो, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसीलिए हमने आम तोड़ लिए। माफी? नहीं, यहाँ माफी नहीं मिलती, यहाँ दंड मिलता है। रखवाले ने जब दोनों भाइयों की डंडे से खूब धुलाई की, आज उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। कुछ आगे जाने पर दोनों भाइयों का प्यास से गला सूखने लगा। वे एक कुएं पर गए और पानी निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके भारहीन हाथ रस्सी से पानी की बाल्टी ऊपर खींच ही नहीं पा रहे थे। कोई हमारी मदद करो, कोई हमें पानी पिला दो। इस तरह कई दिन भूखे प्यासे भटकने के बाद दोनों भाई नागसेन फकीर तक पहुंच पाए और फकीर के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए, हमने आप और अपने राज्य के लोगों पर बहुत जुल्म किए। हम दोनों कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करेंगे। कृपया हमें पहला जैसा बना दीजिए। लगता है तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कोई कमजोर हो या ताकतवर, धरती पर जीने का अधिकार सभी को है। जो लोग ताकत के नशे में अंधे हो जाते हैं, फिर उन्हें अपनी करने का फल भुगतना पड़ता है। फकीर ने दोनों भाइयों को उनका वजन लौटा दिया। दोनों भाई जब अपने राज्य लौटे तो उन्होंने सबसे पहले काले पपीते देने वाला पेड़ काटकर फेंक दिया और फिर वे विनम्रता के साथ राज्य करने लगे।